हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का हम यूनिट 3 का रिवीजन कर रहे हैं। एक पार्ट हमने इसका कर लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन, इसका रिवीजन करेंगे। यूनिट 3 है ये। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया है। प्ले स्टोर से लिंक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि जो 1000 रुपये का कोर्स है वो आपको मात्र 800 का पड़ रहा है। इसमें 20% जो है वो छूट दी जा रही है। अगर आप अभी ख़रीदते हैं तो आपको 800 में पड़ेगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लासें, रिकॉर्डेड वीडियो होंगी और PDF भी ऐप में पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, आप इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। अभी वो आपको 800 में पड़ेगा। रिवीजन है इसकी। मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज में विवाह की जो सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका है, विवाह के परिकार और इसके सामाजिक प्रभाव जो हैं उनको पढ़ के जाना है, उनको रिवाइज कर लेना है। विवाह संस्थान जहाँ का समाज में स्थायित्व और सामाजिक एकीकरण, जो विवाह संस्थान है वो समाज में स्थायित्व प्रदान करते हैं, समाज में एकीकरण को प्रदान करते हैं, एकीकरण बनाए रखते हैं, सामाजिक एकीकरण बनाए रखते हैं। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की, विवाह को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में इन्होंने देखा है, जो कि यौन संबंधों और बच्चों की देखभाल को व्यवस्थित करता है। इन्होंने पारिवारिक संरचना और कार्यों पे अध्ययन किया है, पारिवारिक संरचना के और उसके कार्यों पे अध्ययन किया है ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की ने। ये विवाह से संबंधित इन्होंने ये संरचना का अध्ययन किया है। क्लॉड लेवी स्ट्रास, इन्होंने रिश्तेदारी प्रणाली का अध्ययन किया है, विवाह से संबंधित। अलायंस थ्योरी दी है, जो कि सहयोग सिद्धांत इससे संबंधित है। एडवर्ड वेस्टरमार्क, विवाह का विकासवादी दृष्टिकोण, इसके ऐतिहासिक पहलुओं की चर्चा की है। एडवर्ड वेस्टरमार्क ने विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया है विवाह का अध्ययन करने में। इनसे संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो कि विवाह से संबंधित। मोनोगैमी, एक पत्नी प्रथा, एक समय में केवल एक जीवन साथी। जैसे ये मोनोगैमी जो प्रथा है जो भारत में पाई जाती है, एक जीवन साथी। पॉलीगैमी, बहुपत्नी प्रथा है, एक समय में एक से अधिक जीवन साथी होना। पॉलीगाइनी, बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह, एक महिला के कई पति होते हैं। एंडोगैमी, जो कि अपनी ही जाति में या अपने ही वर्ग में विवाह करना, एंडोगैमी मैरिज। एक्सोगैमी, वही विवाह, जाति या वर्ग के बाहर विवाह करना, अपनी जाति से बाहर विवाह करना। परिवार में आप फैमिली के प्रकार पढ़ के जाएं। परिवार के प्रकार जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली। जो कि न्यूक्लियर फैमिली जो आजकल की मॉडर्न, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी, जिसमें 3 पीढ़ियाँ, कम से कम 3 पीढ़ियाँ रहती हैं। और विस्तारित फैमिली भी, इससे थोड़ा सा बड़ा जो रूप है वो विस्तारित फैमिली का है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, जो दोनों के माता पिता, दोनों के रिश्तेदार जो हैं वो शामिल होते हैं। पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक, यहाँ पर पुरुष प्रधान होता है, ऐसी फैमिली यहाँ पुरुष प्रधान होता है। मैट्रियार्कल, मातृसत्तात्मक, यहाँ महिला प्रधान होती हैं। मैट्रियार्कल फैमिली में महिला प्रधान होती हैं। परिवार की संरचना और भूमिका और समाज के अन्य संस्थानों के साथ जो संबंध है उससे संबंधित इन इंस्टीट्यूशन का अध्ययन किया जाता है। जीपी मर्डॉक ने परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था माना है। ये आपको डेफिनेशन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसने माना है, जीपी मर्डॉक ने। इन्होंने 4 प्रमुख कार्य बताए हैं परिवार के, जो कि यौन नियंत्रण, प्रजनन, समाजीकरण और आर्थिक सहयोग। ये जीपी मर्डॉक के द्वारा बताए गए परिवार के फंक्शन हैं। इमाइल दुर्खिम परिवार को समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी बताते हैं।
इमाइल दुर्खिम ने परिवार को एक ऐसी संस्था माना है जो कि समाजीकरण की एजेंसी है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य का सोशलाइज होता है, समाजीकरण होता है। जो कुछ वो सीखता है वो पहले परिवार में ही सीखता है, इसलिए इन्होंने प्राथमिक एजेंसी कहा है। टालकट पार्सन परिवार को प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले परिवार एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे व्यक्ति का सोशलाइज होता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। किनशिप रिश्तेदारी कॉन्संजीनियल रक्त संबंध जो संबंधी होते हैं। ससुराल अफिनल जो कि जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है, अफिनल रिश्तेदार होती हैं। सांकेतिक फिक्टिव किनशिप रिश्तेदार प्रणाली का समाज में क्या भूमिका है। लीनेज जो वंशावली होती है, परिवार की पीढ़ियों की जो व्यवस्था है। क्लैन कबीला होता है जिसमें विस्तृत परिवार या समुदाय। कॉन्संजीनियन रक्त संबंधी खून के रिश्ते होते हैं। अफिनल ससुराली संबंध होते हैं, इसमें विवाह से जो बने संबंध होते हैं, जैसे पति पत्नी का जो उससे जो बने रिश्तेदार हैं वो अफिनल रिलेशनशिप में आएंगे। इनसे संबंधित क्लॉड लेवी स्ट्रास समाजशास्त्री हैं जिन्होंने रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर की व्याख्या की है। क्लॉड लेवी स्ट्रास ने स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन किया। इंसिस्ट टैबो इससे संबंधित इन्होंने टर्म दी है। रेसिप्रोसिटी इम्पॉर्टेंट है। इंसेस्ट टैबू बहुत बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्लॉड लेवी स्ट्रास से संबंधित है इंसेस्ट टैबू और रेसिप्रोसिटी। E.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने रिश्तेदार प्रणाली को सामाजिक संरचना के हिस्से के रूप में देखा है। मेयर फोर्टिस रिश्तेदारी और वंश प्रणाली पे अध्ययन किया है। टालकट पार्सन ने परिवार की कार्यात्मक जो भूमिका होती है उसके बारे में अध्ययन किया। इरावती करबे ने भारतीय रिश्तेदार प्रणाली पे विश्लेषण किया है। ये जो समाजशास्त्री इनसे संबंधित बता रही हूँ तो इनको आप पढ़ के ज़रूर जाएं। कैथलीन गफ ने दक्षिण भारत के विवाह और परिवार संरचना का अध्ययन किया है। इस क्लास में हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, आप जाते समय आपको ये रिकॉल हो जाएगा अगर आप इसको जाते समय देखेंगे तो। इकोनॉमी कार्ल मार्क्स ने आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। मैक्स वेबर ने धर्म और पूंजीवाद के बीच के जो संबंध हैं, इस धर्म का उन्होंने अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। उसमें पूंजीवाद का कैसे उदय हुआ ये देखा उन धर्मों के बीच में तुलना करके। इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन और सामाजिक एकता का अध्ययन किया है। पूंजीवादी जो देश हैं वो अमेरिका और यूरोप इसका उदाहरण है। समाजवाद चीन और क्यूबा। अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे भारत में रेडी जो पटरी वाले जो अनऑर्गेनाइज संगठन होते हैं, क्षेत्र होते हैं। इनसे संबंधित जो टर्म हैं, प्रोडक्शन उत्पादन वस्तुएं और सेवाएं, डिस्ट्रीब्यूशन वस्तुओं का वितरण करना, कंजप्शन उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग। कैपिटलिज्म पूंजीवाद जो निजी संपत्ति और बाजार पर आधारित व्यवस्था होती है। सोशलिज्म जिसमें चाइना और क्यूबा जो उदाहरण दिया, समानता और राज्य का नियंत्रण होता है। इसमें समानता होती है और राज्य का नियंत्रण होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इनफॉर्मल सेक्टर अनौपचारिक क्षेत्र, बिना नियमन वाली गतिविधियां होती हैं, इनका कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होती, जैसे रेडी फड़ी वाले होते हैं। फॉर्मल सेक्टर औपचारिक क्षेत्र जहाँ पे कानून और नियमों द्वारा जो संचालित किए जाते हैं। पॉलिटी मैक्स वेबर ने पॉलिटी से संबंधित सत्ता और अधिकार के प्रकार बताए हैं। इसमें सत्ता जो कितने तरह की होती है, परंपरागत सत्ता होती है, करिश्माई और कानूनी। एंटोनियो ग्राम्सी ने सत्ता और सांस्कृतिक वर्चस्व की बात की है। मिशेल फुको सत्ता और अनुशासन। इसके उदाहरण हैं लोकतंत्र जो है वो भारत और अमेरिका में देखा जा सकता है, राजतंत्र सऊदी अरब में, संघवाद भारत और अमेरिका में,
जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें कीवर्ड्स, स्टेट जो राजनीतिक संगठन होता है, गवर्नमेंट जो प्रशासन की प्रणाली है, सरकार होती है, पावर समाज को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, अथॉरिटी शक्ति का वैध प्रयोग, जिस ऐसी अथॉरिटी उसको कहा जाता है जो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और उस शक्ति को सभी मानते हैं, उसी को वैध कहा जाता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। मोनार्की राजतंत्र जिसमें राजा रानी द्वारा शासन किया जाता है। फेडरलिज्म संघवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जो शक्तियां हैं वो केवल एक ही केंद्र के पास नहीं होती बल्कि उसका विकेंद्रीकरण होता है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं। तो इनमें शक्तियों का क्या है, बंटवारा हुआ है, शक्तियों का विभाजन होता है, तो उसी को फेडरलिज्म कहते हैं। भारत में यही व्यवस्था है संघवाद की। सिटीजनशिप नागरिकता, राज्य के प्रति नागरिक के अधिकार और कर्तव्य। राइट्स अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार। रिलीजन जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है, धर्म समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान होता है, इंस्टीट्यूशन है जो विश्वास, अनुष्ठान, पवित्रता, आध्यात्मिकता से जुड़ा है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, इमाइल दुर्खिम ने धर्म और सामाजिक एकजुटता का अध्ययन किया है। इससे संबंधित इमाइल दुर्खिम को पढ़ के ज़रूर जाएं कि उन्होंने धर्म और सामाजिक एकजुटता से संबंधित क्या कार्य किया है। मैक्स वीवर धर्म और आर्थिक प्रणाली, जो प्रोटेस्टेंट एथिक उन्होंने दिया है, उसमें धर्मों का जो उन्होंने विश्लेषण किया, उनकी जो तुलना की, उसमें आर्थिक प्रणाली को देखा है, उनकी आर्थिक प्रणाली को देखा, जिससे उन्होंने ये पाया कि पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ। मेर्सिया इलियाडी, पवित्र और अपवित्र का विभाजन। सेक्रेड होता है जो जिस चीज़ को जो धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती है उसको सेक्रेड कहते हैं, पवित्र कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी है। रिचुअल्स होती हैं, जैसे शादी, जन्म के समय जो रिचुअल्स किए जाते हैं, मृत्यु के समय जो संस्कार किए जाते हैं, वो क्या है, रिचुअल्स हैं। धर्मनिरपेक्षता भारत का संविधान। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है, उसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होता, जैसे भारत के संविधान में है। सेक्रेड, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है, सेक्रेड पवित्र जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। प्रोफेन जो धार्मिक दृष्टि से साधारण चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ है तो उसको वो सेक्रेड भी हो सकती है और वो प्रोफेन भी हो सकती है। इसके बारे में इमाइल दुर्खिम ने भी बताया है कि जो चीज़ें, मान लो कोई जैसे फल है, कोई ऐसा, जैसे नारियल का फल है, तो अगर उसको मंदिर में चढ़ाया जाता है, वो तो धार्मिक दृष्टि से अगर उसको देखा जाए तो वो क्या है, सेक्रेड है। अगर उसको खाने की दृष्टि से देखा जाए, उसका कोई एक साधारण यूज़ के रूप में उस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो प्रोफेन है। मतलब उसका उपयोग, वो उपयोगी तो है लेकिन वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो क्या है, प्रोफेन, उसका यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर उसको धार्मिक के साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या है, सेक्रेड है, पवित्र है। रिचुअल्स धार्मिक क्रियाकलाप जो किए जाते हैं। बिलीफ सिस्टम विश्वास प्रणाली, धार्मिक विचार। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, धर्म और राज्य का अलगाव, जिसमें राज्य का कोई भी अपना विशेष धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। किसी भी भारत में किसी भी धर्म का राज्य का कोई भी, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, उसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है। फंडामेंटलिज्म कट्टरवाद, धार्मिक मान्यताओं का कठोर पालन करना। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धर्म से संबंधित जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थाएं हैं। शिक्षा, एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण
एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करने में अपना योगदान देती है। इनसे संबंधित इमाइल दुर्खिम ने शिक्षा और समाजीकरण इनसे संबंधित है। पियरे बोर्दू शिक्षा और सांस्कृतिक पूंजी। इवान इलिच शिक्षा का वैकल्पिक दृष्टिकोण। औपचारिक शिक्षा क्या है? जिसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो किसी संस्था के द्वारा दिया जाता है, जैसे स्कूल और विश्वविद्यालय। अनौपचारिक शिक्षा जो कि परिवार और दोस्तों से मिलती है, वो अनौपचारिक है। छिपा पाठ्यक्रम, स्कूलों में अनुशासन सिखाना, जो हम स्कूल में जाके जैसे पढ़ते हैं, औपचारिक शिक्षा लेते हैं, उसके पीछे छिपा हुआ क्या है? अनुशासन सीखते हैं। तो जो अनुशासन सीखना है वो क्या है? छिपा हुआ पाठ्यक्रम है, हिडन करिकुलम है। फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन, परिवार और समाज से प्राप्त ज्ञान। सोशल मोबिलिटी, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक स्थिति में सुधार। हिडन करिकुलम क्या है? जो कि शिक्षा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य और व्यवहार सिखाना। मतलब हम जो शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं तो उसके पीछे जो छुपा हुआ जो हम मूल्य सीखते हैं और हमारा व्यवहार जो निकल के आता है। एजेंसी है, यहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन कौन सी एजेंसी हैं? परिवार जो कि सबसे पहली एजेंसी है जहाँ पे व्यक्ति शुरुआत की शिक्षा सीखता है, वहाँ पे उसका समाजीकरण होता है। समाजीकरण इससे संबंधित दुर्खिम बात करते हैं। विद्यालय औपचारिक ज्ञान का स्रोत है। यहाँ पे विद्यालय जब जाते हैं तो इसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। मीडिया जानकारी फैलाने का एक माध्यम होता है, उससे भी हम कुछ सीखते हैं। लॉ एंड कस्टम्स, कानून और परंपराएं। लॉ जो कानून है, कानून और परंपराएं समाज की सामूहिक व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो समाज की व्यवस्था है वो उसको बनाए रखती है। कानून औपचारिक होते हैं, लिखित और नियमों का समूह होता है, जबकि जो परंपराएं हैं वो अनौपचारिक होती हैं। कानून जो है वो औपचारिक हैं, लिखित रूप में हैं, इनका लिखित रूप में रूल एंड रेगुलेशन है। जो परंपराएं हैं वो अनौपचारिक हैं, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ये इसमें सांस्कृतिक मान्यता पे आधारित होती हैं। परंपराएं जो हैं वो सांस्कृतिक मान्यताओं पे आधारित होती हैं। कानून लिखित होते हैं। इमाइल दुर्खिम कानून को समाज में एकजुटता बनाए रखने का साधन बताया है। उन्होंने यांत्रिक एकजुटता और कार्बनिक एकजुटता, मैकेनिकल और सॉलिडरिटी में कानून के अलग अलग रूपों की चर्चा की है। इन्होंने जो दमनकारी और प्रतिकारी कानून की चर्चा की है वो इन दोनों समाज का अध्ययन किया है उन्होंने। यांत्रिक एकजुटता जो कि परंपरागत समाजों में परंपराओं का पालन किया जाता है, और कार्बनिक एकजुटता आधुनिक समाजों में आधुनिक कानूनों का पालन किया जाता है। मैकेनिकल किसमें है? जो प्राचीन समाज है, मैकेनिकल यूनिटी जो है वो पारंपरिक समाजों में पाई जाती, परंपराओं का उसमें पालन किया जाता है। मैकेनिकल जो कि सॉलिडरिटी है वो आधुनिक समाजों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने कानूनी प्राधिकरण की बात की है। कानून को वैध अधिकार है, लेजिटिमेसी अथॉरिटी, इसको आप पढ़ के जाएं मैक्स वेबर की। इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। 3 तरह के अधिकार बताए हैं कि लेजिटिमेसी की। एक पारंपरिक सत्ता होती है जो कि परंपराओं पर आधारित होती है, जो परंपरा के द्वारा प्राप्त होती है सत्ता। क्रिस्मेटिक जो जिसमें नेता की खुद की क्षमता होती है, उसकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उसको वो सत्ता प्राप्त होती है, जैसे महात्मा गांधी इसका उदाहरण है। कानूनी तर्कसंगत, लीगल रैशनल, जो कि कानून पे आधारित होती है सरकार। ये 3 तरह की सत्ता की बात करें जिसको वैध, जो कि वैधीकरण है, जिसको मान्यता प्राप्त होती है, लेजिटिमेसी अथॉरिटी का हिस्सा है। कार्ल मार्क्स कानून और सामाजिक वर्ग की बात करते हैं तो ये कानून को शोषण का उपकरण मानते हैं। ये कहते हैं जो कानून है वो शोषण का उपकरण है, क्योंकि वो पूंजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। इसके अलावा एडम्सन
हॉबल कानून का सांस्कृतिक दृष्टिकोण का इन्होंने अध्ययन किया है। कानून का सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया है हॉबल ने। परंपरागत कानून कौन से हैं? जैसे भारत में पंचायत जो व्यवस्था है परंपरागत कानून है। आधुनिक कानून संविधान और न्यायालय। परंपराएं होली दिवाली जैसी जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं। कुछ टर्म्स हैं नॉर्म्स मानदंड जो कि समाज द्वारा स्वीकृत नियम होते हैं, जो समाज के द्वारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, समाज जिसको एक्सेप्ट करता है कि ऐसा बिहेवियर किया जाए, ऐसा बिहेवियर हो, तो जो नियम समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं उनको नॉर्म्स कहते हैं। और ये नॉर्म्स के बारे में भी वीडियो बनाई है, आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट में सेक्शन प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन पे दंड देना। ट्रेडिशन परंपराएं समाज में पुराने समय से प्रचलित प्रथाएं जो हैं। कस्टमरी लॉ परंपरागत कानून परंपराओं के आधार पर बनाए गए जो नियम होते हैं। मॉडर्न लॉ लिखित और औपचारिक रूप से लागू कानून। राइट्स व्यक्ति को प्राप्त जो कानूनी अधिकार हैं उनको आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करके जाएं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। जस्टिस निष्पक्षता और समानता। भारत में जो कानून और परंपराएं हैं, कानून है भारतीय संविधान जो संवैधानिक अधिकार हैं, कर्तव्य, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, महिला अधिकार कानून, दहेज निषेध अधिनियम, इन जो हमारे नियम अधिनियम हैं उनको भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं। स्त्रियों से संबंधित जो अधिनियम हैं जो हमारे भारत में जो ऐसी व्यवस्थाएं थी जो जिनका विरोध होता रहा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसे जो कानून हैं, अधिनियम हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम में। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उन पे वीडियो बना दूंगी। परंपराएं, जाति व्यवस्था, शादी और मृत्यु से जुड़ी रस्में, धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार, कानून और परंपराओं का जो टकराव है, जैसे सती प्रथा कानून द्वारा प्रतिबंधित लेकिन परंपरा का हिस्सा है, बाल विवाह परंपरा के खिलाफ कानून। इन कानूनों को आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा अगर आप कोर्स परचेज़ करते हैं, इस समय करते हैं, तो आपको 1000 जो रुपीज़ का कोर्स है वो 20% छूट के साथ आपको 800 रुपये में पड़ेगा। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।